हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज अपन क्वेश्चन करने वाले हैं ऑन्कोलॉजी, जो कीमो है कैंसर वाला चैप्टर उसके एनक्लेक्स के। सो सबसे पहले देखते हैं अपन, आपने मेरी 2 वीडियोस प्रीवियसली देख ली होगी क्वेश्चंस के ऊपर एनक्लेक्स के, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर नहीं देखी तो आप प्लीज़ वो जाके देखें। तो अभी पढ़ते हैं अपन, टाइम वेस्ट नहीं करते हुए। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जाके आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ अमेजिंग आपको दिख सके। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21। 20 क्वेश्चन अपने पढ़ लिए थे। द नर्स इज रिव्यूइंग द लेबोरेटरी रिजल्ट्स ऑफ द डायग्नोस्ड विद मल्टीपल माइलोमा व्हिच वुड नर्स एक्सपेक्ट टू नोट स्पेसिफिकली इन द डिसऑर्डर। तो क्या है क्वेश्चन? नर्स इज रिव्यूइंग द लेबोरेटरी रिजल्ट ऑफ अ क्लाइंट डायग्नोस्ड विद मल्टीपल माइलोमा व्हिच वुड नर्स एक्सपेक्ट टू नोट स्पेसिफिकली। पहले क्वेश्चन को समझते हैं कि नर्स क्या कर रही है, लेबोरेटरी रिजल्ट्स को डायग्नोस कर रही है किस प्रॉब्लम के? मल्टीपल माइलोमा प्रॉब्लम के। तो नर्स क्या एक्सपेक्ट कर रही है कि इस डिजीज में क्या दिखने वाला है, ये अपन ने कर लिया क्वेश्चंस को इजी। अब देखो क्वेश्चंस के आंसर्स के अंदर क्या लिखा हुआ है। इंक्रीज ऑप्शंस क्या है? इंक्रीज कैल्शियम लेवल। क्या नर्स ऐसा देखेगी कि कैल्शियम लेवल बढ़ा हुआ है? क्या वो ऐसा देखेगी कि WBC बढ़ा हुआ है? क्या वो ऐसा देखेगी कि ब्लड यूरिया नाइट्रोजन कम है? क्या वो ऐसा देखेगी कि प्लाज्मा सेल्स बोन मैरो में कम है? तो ये 4 ऑप्शन हो गए। ठीक है, आपने सिंप्लीफाई किया क्वेश्चंस को, तो आपको क्या देखने को मिलेगा? जब याद करो कि मल्टीपल माइलोमा में क्या होता है, मल्टीपल माइलोमा में बोन मैरो के अंदर प्लाज्मा सेल्स बढ़ जाती है। जैसे अपन ने ये फिगर आउट किया कि प्लाज्मा सेल्स बढ़ जाती है, तो ऑप्शन नंबर 4 तो आपका कैंसिल हो गया। फिर बात करते हैं अपन क्या होता है इसके अंदर अलग, और प्लाज्मा सेल्स तो अपन क्या होती है, बढ़ जाती है। प्लाज्मा सेल्स बढ़ जाती है और क्या बढ़ता है साथ में? ब्लड यूरिया नाइट्रोजन भी बढ़ता है। अब ब्लड यूरिया नाइट्रोजन बढ़ता है तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो भी गलत हो गया। ब्लड यूरिया नाइट्रोजन बढ़ता है, उसके साथ में क्या होता है? इंक्रीज WBC। इंक्रीज WBC को एक बार छोड़ते हैं तो आंसर और क्या देखते हैं? इंक्रीज कैल्शियम लेवल। तो आंसर क्या आएगा इसके अंदर? रिलेटेड नहीं है इंक्रीज WBC, तो आंसर क्या आएगा इसके अंदर? कैल्शियम का लेवल है, क्योंकि जो क्या होता है बोन मेरो जो होती है उससे क्या होता है, बोन का डिस्ट्रक्शन होता है कहीं ना कहीं मल्टीपल माइलोमा के अंदर। तो बोन डिस्ट्रक्शन होता है तो उससे केमिकल जो होते हैं वो कैल्शियम जो होता है वो रिलीज आउट होने लगता है। तो कैल्शियम रिलीज आउट होता है तो क्या होगा? ब्लड स्ट्रीम में बढ़ गया। तो हमेशा क्या होता है, मल्टीपल वाले में कैल्शियम का लेवल क्या होता है? चांसेस होते हैं कि इंक्रीज आएगा। ठीक है, तो 21 का आपको समझ में आ गया। आंसर क्या आएगा इसका? फर्स्ट क्या? इंक्रीज कैल्शियम लेवल। नेक्स्ट देखते हैं अपन क्वेश्चन। द नर्स इज डेवलपिंग ए प्लान ऑफ केयर फॉर द क्लाइंट विद मल्टीपल माइलोमा एंड इंक्लूड्स व्हिच प्रायोरिटी इंटरवेंशन ऑफ द प्लान। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि नर्स एक प्लान कर रही है, प्लान ऑफ केयर बना रही है ऐसे क्लाइंट के लिए जिसको मल्टीपल माइलोमा है, और उसके अंदर उस प्लान के अंदर वो प्रायोरिटी क्या रखेगी कि इस डिजीज वाले पर्सन को प्रायोरिटी के अंदर क्या ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। पहला उसको फ्लूइड देना प्रायोरिटी रहेगी उसकी, या फिर ओरल केयर हमेशा फ्रीक्वेंट करता रहे वो टाइम टू टाइम, या कफिंग या डीप ब्रीदिंग करना है उसको, या उसके RBC जो काउंट है उसको मॉनिटर करना है। तो देखो हमेशा मल्टीपल माइलोमा के अंदर क्या करोगे आप? पेशेंट को क्या बताया मैंने? मल्टीपल माइलोमा के अंदर अभी क्या होता है, कैल्शियम का लेवल क्या होता है? बढ़ा हुआ होता है। अब बॉडी में अगर किसी मिनरल्स का लेवल, कैल्शियम का, आयंस का लेवल बढ़ा हुआ होता है तो आप क्या करते हो? फ्लूइड थेरेपी देते हो। फ्लूइड थेरेपी से क्या चीज होती है? एक तो क्या होता है, जो कैल्शियम का ओवरलोड हुआ है ब्लड के अंदर या किसी भी आयन का हुआ है तो वो फ्लश आउट हो जाएगा रीनल से। तो इसलिए आप क्या कहते हैं? फ्लूइड देते हो। फ्लूइड से क्या हो रहा है? कैल्शियम निकल जाएगा बॉडी से, तो कैल्शियम ओवरलोड जो है हो रखा है वो ठीक रिजॉल्व हो जाएगा। दूसरा, जो रीनल ट्यूब्यूल्स के अंदर जो प्रोटीन्स है वो भी जो फंस जाते हैं तो वो भी निकल जाएंगे इजीली। अगर आप फ्लूइड ज्यादा लोगे तो एटलीस्ट 3 लीटर आप फ्लूइड रेकमेंड करते हो पेशेंट को, ताकि एटलीस्ट 1.5 से 2 लीटर का यूरिन आउटपुट मेंटेन कर सके। तो इसलिए हमेशा क्या देते हैं अपन? मल्टीपल माइलोमा में फ्लूइड थेरेपी देते हैं, इंक्रीज करते हैं फ्लूइड्स को। तो आंसर क्या आ गया इसका? फर्स्ट, इंक्रीज फ्लूइड्स। पहले क्वेश्चंस को इजी करो फिर उसका आंसर दो। 23 बहुत इजी, देखना आप पहले क्वेश्चंस का अपन करेंगे, आपको आ जाएगा आंसर। व्हेन केयरिंग फॉर ए क्लाइंट विद एन इंटरनल रेडिएशन इम्प्लांट द नर्स शुड ऑब्जर्व व्हिच प्रिंसिपल्स। मतलब ऐसे क्लाइंट के लिए देखभाल कर रही है नर्स जिसके अंदर क्या है? इंटरनल रेडिएशन इम्प्लांट है, बॉडी के अंदर आपने कोई इम्प्लांट डाला हुआ है। तो नर्स ऐसे क्लाइंट को ऑब्जर्व करेगी, कौन से प्रिंसिपल्स ध्यान में रखेगी? जब ऐसे क्लाइंट को जब टेकल कर रही है नर्स इंटरनल रेडिएशन इम्प्लांट जिसके अंदर है, तो वो जो करते वक्त, हैंडल करते वक्त क्या ध्यान रखेगी, किन किन प्रिंसिपल्स को देखेगी? पहला देखते हैं कि लिमिटिंग द टाइम विद द क्लाइंट 1 आवर पर शिफ्ट, कि मतलब 1 घंटे टाइम, जो शिफ्ट का टाइम है उसके अंदर 1 घंटे उसको मिले दे, तो नहीं। इसमें क्या होगा? लिमिटिंग द टाइम विद
8 आवर शिफ्ट है तो 30 मिनट्स लिमिट कर देगी, 30 मिनट्स का लिमिटेशन जो है वो 30 मिनट्स होती है अगर इफ द शिफ्ट इज 8 आवर लॉन्ग। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन नहीं जाएगा। कीपिंग प्रेग्नेंट वुमन आउट ऑफ द क्लाइंट्स रूम, यस डेफिनेटली, क्योंकि क्या है इंटेंस रेडिएशन इम्प्लांट है तो रेडियो एक्टिव रेज निकलेगी, इसलिए प्रेग्नेंट वुमन को आउट ऑफ द क्लाइंट्स रूम रखना है। थर्ड, प्लेसिंग द क्लाइंट इन अ प्राइवेट रूम विद अ प्राइवेट बाथ, यस डेफिनेटली, क्योंकि इंटरनल रेडिएशन इम्प्लांट है तो प्लांट के जो एक्सक्रीटा होते हैं वो भी क्या रेडिएशन कर सकते हैं, तो इसलिए हमेशा क्या होता है आपने क्या करना है क्लाइंट को प्लेस करना है कहाँ पे, प्राइवेट बाथ में और प्राइवेट रूम के अंदर, क्योंकि रेडिएशन इमिट कर सकता है एंड जो स्क्रीटा होते हैं उसके वो भी। एंड वियरिंग अ लेड शील्ड व्हेन प्रोवाइडिंग डायरेक्ट केयर, डेफिनेटली करना है। जब इंटरनल रेडिएशन इम्प्लांट की बात कर रहे हैं तो जो भी हेल्थ केयर मेंबर्स है जो उनको डायरेक्ट केयर के अंदर है उनको क्या करना है, लेड शीट जो है वेयर करके रखनी है। रिमूविंग द डोर्सीमीटर फिल्म बेज व्हेन एंटरिंग द क्लाइंट रूम, रिमूविंग नहीं करना, पहन के रखना है अपने डोर्सीमीटर फिल्म बेज जब क्लाइंट के अंदर एंट्री कर रहे हो क्लाइंट के रूम में। अलाउइंग इंडिविजुअल्स यंगर देन 16 ईयर ओल्ड इन द रूम एज लॉन्ग एज दे आर 6 फीट अवे फ्रॉम द क्लाइंट। नहीं, आप देखो दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जब आप रेडियो एक्टिव क्लाइंट जो होते हैं जिसके अंदर इम्प्लांट डाला हुआ है उसके अंदर बात करते हैं, एक तो आपने प्रेग्नेंट वुमन का ध्यान रखना है और एक जो 16 ईयर एज से छोटे हैं उनको तो बिल्कुल नहीं आपने क्या करना है, एंट्री नहीं देनी है इंडिविजुअल्स को, तो चांसेस क्या होते हैं ज़्यादा होते हैं। इसलिए जो आंसर इसका जाएगा पहला लिमिटिंग क्लाइंट विद द क्लाइंट नहीं, कीपिंग सेकंड जाएगा, पहला जो आंसर होगा उसमें मल्टीपल है इसलिए सेलेक्ट ऑल करने हैं तो सेकंड आंसर जाएगा, थर्ड जाएगा, उसके बाद जाएगा यस फोर्थ जाएगा, बस तो आंसर क्या आएंगे इसमें 2, 3, 4। उसके बाद क्योंकि सब गलत है, फर्स्ट वाला जो गलत है 30 मिनट्स करना है, फिफ्थ वाला गलत है पहनना है डोर्सीमीटर को, 6 वाला गलत है 16 ईयर से अलाउ नहीं करना है, तो अलाउ लिखा हुआ है अलाउ नहीं करना है, तो आंसर जाएगा प्रेग्नेंट वुमन को हटाओ, प्रेग्नेंट वुमन को आउट ऑफ द क्लाइंट्स रूम करो, प्राइवेट बाथ दो पेशेंट को और उसको जो लेड शील्ड पहनने दो, ठीक है, तो आंसर जाएगा इसका 2, 3, 4। अब बात करते हैं while giving care to client with the internal cervical radiation implant, the nurse find the implant in the bed, nurse should take which action, कि ऐसे क्लाइंट को देख रही थी ना जिसके अंदर क्या इंटरनल सर्वाइकल रेडिएशन इम्प्लांट पड़ा हुआ था, अब क्या वो इम्प्लांट उसको बेड पे पड़ा हुआ मिला है तो अब क्या करेगी नर्स, तो देखो पहले डॉक्टर को बुलाएगी या फिर उसको इम्प्लांट को वापस वजाइना में डाल देगी, थर्ड इम्प्लांट को पकड़ेगी हाथ से और उसको टॉयलेट में फ्लश कर देगी, फोर्थ इम्प्लांट को पकड़ेगी किससे, लॉन्ग हैंडेड फोर्सेप्स से और कहाँ पे लेड कंटेनर रख देगी। तो सबसे सुटेबल और सबसे अच्छा तरीका जो है पिकअप द इम्प्लांट, हमेशा क्या करना है इम्प्लांट को पकड़ना है हाथ से नहीं लॉन्ग हैंडेड फोर्सेप्स से और कहाँ पे रख देना है लेड कंटेनर के अंदर, कभी भी उसको रीइंसर्ट करने की कोशिश नहीं करनी है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या जाएगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर जाएगा फोर्थ। बात करते हैं 25th क्वेश्चन, नर्स शुड प्लान टू इंप्लीमेंट विच इंटरवेंशन द कोर्स ऑफ क्लाइंट एक्सपीरियंस न्यूट्रोपिनिया रिलेटेड टू कीमोथेरेपी। जब किसी पेशेंट को दे रहे हैं कीमोथेरेपी तो हो सकता है उसको क्या हो सकता है न्यूट्रोपिनिया हो सकता है, तो न्यूट्रोपिनिया जब हो रहा हो पेशेंट को तो क्या ध्यान रखेगी, एक पेशेंट है जिसको कीमोथेरेपी चल रही है उसको न्यूट्रोपिनिया आपको दिखता है तो वो क्या ध्यान रखने वाली है कि रेस्ट्रिक्ट ऑल विजिटर, सबको मना कर दो जितने विजिटर है, रेस्ट्रिक्ट फ्लूइड इनटेक मना कर दो, इज द क्लाइंट फैमिली अबाउट द नीड ऑफ हैंड आईएनजी, या फिर फोर्थ क्या इंसर्ट इंटरनल यूरिन कैथेटर प्रिवेंट्स स्किन ब्रेकडाउन। जब भी अपन कैथेटर डालते हैं तो अपन इन्फेक्शन को बढ़ाते हैं घटाते हैं, बढ़ाते ही हैं, तो इंसर्ट इंटरनल यूरिन कैथेटर तो नहीं करना है क्योंकि पहले पेशेंट क्या है न्यूट्रोपेनिक। रेस्ट्रिक्ट ऑल विजिटर्स जरूरी नहीं है सारे विजिटर्स को अपन कर दो, लिमिट कर सकते हैं अपन विजिटर्स को, तो ये भी गलत है। रेस्ट्रिक्ट फ्लूइड इनटेक नहीं, कभी भी इन्फेक्शन के अंदर फ्लूइड को रेस्ट्रिक्ट नहीं किया जाता, फ्लूइड थेरेपी फ्लूइड एटलीस्ट जितना डेली इनटेक है फ्लूइड डेली जितना जरूरत है उतना देना होता है, रेस्ट्रिक्शन नहीं करना होता। ईच द क्लाइंट फैमिली अबाउट टीच द क्लाइंट, ये ईच नहीं टीच है, टीच द क्लाइंट एंड फैमिली अबाउट द नीड ऑफ हैंड हाइजीन, बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्फेक्शन स्प्रेड इसी से हो रहा है तो इन्फेक्शन को अपन ने कम करना है क्योंकि पेशेंट की क्या है ऑलरेडी क्या है न्यूट्रोपेनिक है, तो अपन को क्या ध्यान रखना है हैंड हाइजीन का ध्यान रखना है, तो आंसर जो इसका जाएगा वो जाएगा थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, द होम हेल्थ केयर नर्स इज केयरिंग फॉर एफर्ट विद infant with cancer who is complaining of acute pain, the most appropriate determination of the client pain should include which assessment? क्या है home health care nurse is caring for a client with cancer who is complaining of acute pain,
द मोस्ट अप्रोप्रिएट डिटरमिनेशन क्लाइंट पेन शुड इंक्लूड विच असेसमेंट। तो होम हेल्थ केयर जो नर्स है वो ऐसे क्लाइंट के लिए केयर कर रही है जिसको क्या हो रहा है, एक्यूट पेन हो रहा है, तो उसके लिए जो पेन की जो असेसमेंट है वो कैसे रहेगी, तो क्लाइंट की पेन की रेटिंग स्केल से, या फिर नॉन वर्बल क्यूज फ्रॉम द क्लाइंट, नॉन वर्बल जो आप पेशेंट क्यूज दे रहा है, नर्स इंप्रेशन ऑफ द क्लाइंट पेन, जो क्लाइंट का पेन है उसका नर्स देखेगी इंप्रेशन क्या है, या पेन रिलीफ आफ्टर अप्रोप्रिएट नर्सिंग, या आप इंटरवेंशन करते हो पेन रिलीफ होता है उससे। तो क्लाइंट का पेन जो भी देखते हैं उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है क्या, क्लाइंट की पेन की रेटिंग स्केल्स, तो की रेट करके देखते हैं कि कितना है, 4 है, 5 है, 6 है। तो हमेशा इंपॉर्टेंट जब भी आए कि क्लाइंट का जो पेन असेसमेंट है उसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट क्या आएगा, पेन रेटिंग स्केल्स, क्योंकि उसी से एग्जैक्ट लग जाएगा, आपको एग्जैक्ट पता चल जाएगा कितना है। तो इसका आंसर सीधा सा है, आंसर जाएगा फर्स्ट, क्लाइंट पेन रेटिंग स्केल्स। Nurse is caring for a client who's post-operative following a pelvic exenteration and the healthcare provider changes the client diet from NPO status to clear liquids, NPO आएगा, and the nurse should check which priority in the items before administering client। तो क्या हो रहा है इसमें, नर्स जो है वो ऐसे क्लाइंट के लिए कर रही है, केयर कर रही है जो पोस्ट ऑपरेशन के बाद, कौन सा ऑपरेशन करवा के है, पेल्विक एक्सेंटेशन का। अब नर्स देखती है कि हेल्थ केयर प्रोवाइडर ने चेंज कर दिया एनपीओ स्टेटस टू, पेशेंट को पहले मना किया हुआ था, अब उसको क्लियर लिक्विड पे लेना है, कुछ भी मना किया था माउथ से, एनपीओ था, अब क्लियर लिक्विड पे लेना है। तो नर्स पहले क्लियर लिक्विड पे लेने से पहले क्या देखे, उसको डाइट में क्या देखे, डाइट देने से पहले क्या देखे, तो हमेशा जब भी किसी पेशेंट को एनपीओ से क्लियर लिक्विड, हमेशा क्या होता है, एनपीओ जब पेशेंट होता है उसके बाद में उसको क्लियर लिक्विड लिखते हैं, फिर उसके बाद जो डाइट टॉलरेट हो सकती है, मतलब सेमी सॉलिड्स, उसके ऊपर रखते हैं। तो जब भी एनपीओ से क्लियर लिक्विड लिखते हैं तो हमेशा एक चीज आपको देखना होती है, क्या वो देखना होता है कि उसकी बाउल साउंड कैसे है, बाउल साउंड आ रही है नहीं आ रही, पेस्टलासिस मूवमेंट आ रहे नहीं आ रहे। पोस्ट ऑपरेटिव यूजुअली 72 आवर के अंदर आ जाते हैं, एटलीस्ट 3 दिन से 4 दिन में आ जाते हैं, वापस रिटर्न हो जाते हैं। तो रिटर्न देखना ही, पेस्टलासिस बाउल साउंड को रिटर्न देखना ही बताता है कि हाँ पेशेंट अब टॉलरेट कर सकता है क्लियर लिक्विड्स को। तो एनपीओ से आप क्लियर लिक्विड्स में शिफ्ट करते हो और क्लियर लिक्विड से फिर टॉलरेटेड डाइट जो उसमें शिफ्ट करते हो, कब, जब उसके बाउल साउंड रिटर्न हो जाए। तो हमेशा पोस्ट ऑपरेटिव क्लाइंट में जब भी आपको फीड स्टार्ट करनी होता है, आपने सबसे पहले जो देखना होता है वो देखना होता है उसका बाउल साउंड। ठीक है, तो आंसर इसका फोर्थ ऑप्शन, इसका आंसर जो आएगा फर्स्ट ऑप्शन जो आएगा बाउल साउंड, वही बाकी जो तीनों ऑप्शन है वो गलत है, फर्स्ट ऑप्शन बाउल साउंड जो है इसका करेक्ट आ जाएगा कि बाउल साउंड देखो, प्रायोरिटी। फिर आता है क्लाइंट इज एडमिटेड द हॉस्पिटल विद द सस्पेक्टेड डायग्नोसिस हॉजकिन डिजीज, बहुत इंपॉर्टेंट, व्हिच इज असेसमेंट फाइंडिंग विद द नर्स सस्पेक्टेड नो स्पेसिफिक इन द क्लाइंट। तो क्लाइंट एडमिटेड हुआ हॉस्पिटल के अंदर, उसका डायग्नोसिस सस्पेक्ट क्या किया उन्हें, हॉजकिन डिजीज हो सकता है इसको। अब ऐसा कौन सा असेसमेंट करे जिसके अंदर पता चल जाए कि हाँ ये तो हॉजकिन डिजीज का ही प्रॉब्लम है। तो हॉजकिन डिजीज से याद आते ही आपको क्या होगा, हॉजकिन डिजीज क्या है, लिम्फोइड टिश्यूज का प्रॉब्लम है और पेनलेस एनलार्जमेंट होता है इसका, किसका, लिम्फ नोड्स का। अब ढूंढ लो ये चीज, फटीग, वीकनेस, वेट गेन नहीं, तो इसके अंदर फोर्थ क्या आ जाएगा, एनलार्जमेंट, लिम्फ नोड्स क्या होती है, पेनलेस होती है, तो आंसर आ जाएगा फोर्थ। तो हमेशा जो भी क्वेश्चन है उसका मेन चीज पकड़ लो, उस मेन चीज से रिलेटेड आपको जो भी चीज याद आ रही है दिमाग में वो हमेशा आंसर ढूंढते वक्त याद रखो। जैसे अपन ने हॉजकिन के अंदर हॉजकिन सुनते ही आपने क्या पकड़ा कि हाँ यार इसमें एनलार्जमेंट होता है, पेनलेस एनलार्जमेंट ऑफ लिम्फ नोड्स। तो अब जब आप ऑप्शन देख रहे थे तो हमेशा आपको दिख गया ऑप्शन फोर्थ ही लिखा हुआ एनलार्ज लिम्फ नोड, तो बस ठीक है, ऐसे देखना होता है। नेक्स्ट बात करते हैं, ड्यूरिंग द एडमिशन असेसमेंट ऑफ अ क्लाइंट विद एडवांस ओवेरियन कैंसर नर्स रिकॉग्नाइज विच सिम्टम एज ए टिपिकल ऑफ द डिजीज। तो देखो जब आप बात कर रहे हैं ओवेरियन कैंसर, दो चीजें मैं बताता हूँ। ओवेरियन कैंसर के अंदर जब भी ओवरी वाली चीज बात, ओवेरियन कैंसर से रिलेटेड बात हो तो हमेशा यूरिन का देखो आप कि यूरिन में क्या हो रहा है, अर्जेंसी, फ्रीक्वेंसी, एब्डोमिनल डिस्टेंशन, तो इस तरह की चीजें होती हैं। और जब भी आप यूट्राइन की बात करते हो तो यूट्राइन के अंदर हमेशा आपको देखने को मिलती है ब्लीडिंग या फिर हाइपरमेनोरिया। तो अब इसके अंदर क्या हो रहा है, बात क्या हो रही है, ओवेरियन कैंसर की। तो इसके अंदर दिखने क्या वाला है, टिपिकल सिम्टम क्या दिखने वाला है इसके अंदर पेशेंट का, एब्डोमिनल डिस्टेंशन। ठीक है, डायरिया नहीं होगा, हाइपरमेनोरिया और एब्डोमिनल, मैंने बताया अब यूट्राइन कैंसर की प्रॉब्लम है, आंसर क्या आएगा, एब्डोमिनल डिस्टेंशन। की बात किसकी हो रही है, एडवांस ओवेरियन कैंसर। क्या था, ड्यूरिंग द असेसमेंट एडमिशन असेसमेंट ऑफ अ क्लाइंट विद एडवांस ओवेरियन कैंसर द नर्स रिकॉग्नाइज विच सिम्टम इज टिपिकल ऑफ द डिजीज। तो टिपिकल क्या देखने को मिलता है जब आप एडवांस ओवेरियन कैंसर की बात करते हो, मैंने बताया यूरिन फ्रीक्वेंसी, अर्जेंसी, एब्डोमिनल पेन या एब्डोमिनल डिस्टेंशन। तो इसके अंदर से तीनों में से क्या है,
बाकी चीजें नहीं है, क्या है, एब्डोमिनल डिस्टेंशन, और बाकी जो अदर ऑप्शन है वो किससे रिलेटेड है, सेकंड और थर्ड यूट्राइन कैंसर से। तो आंसर क्या आ गया इसके अंदर, ओवेरियन से रिलेटेड वाला आंसर फोर्थ, एब्डोमिनल डिस्टेंशन। तो अब बात चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30। तो नर्स इज केयरिंग फॉर ए क्लाइंट विद ब्लैडर कैंसर एंड bone metastasis. What sign and symptoms would the nurse recognize as an indication of possible oncologic emergency? तो सेलेक्ट ऑल करना है कि क्लाइंट केयर कर रही है ऐसा जिसके अंदर ब्लैडर कैंसर था और वो मेटास्टेसिस कर गया बोन में। तो अब साइन और सिम्टम कौन से होंगे जिससे पता चल जाएगा कि यार ये तो ऑन्कोलॉजिकल इमरजेंसी है। तो ऑन्कोलॉजिकल इमरजेंसी में क्या होता है मेनली, जैसे एसवीसी सुपीरियर वेना केवा सिंड्रोम हो गया, तो ये सब चीजें होती हैं, हाइपरकैल्शियमिया हो गया, तो ये सब क्या है, ऑन्कोलॉजिकल इमरजेंसी, मतलब कैंसर वाले पेशेंट्स के अंदर चांसेस है ये चीजें होने की। तो अगर होती है ये सब चीजें तो वो इमरजेंसी में काउंट होता है, कैंसर इमरजेंसी मान लो ऐसे। तो पहला देखते हैं इसके अंदर फेशियल एडिमा इन द मॉर्निंग। डेफिनेटली फेशियल एडिमा क्या बताता है, सुपीरियर वेना केवा सिंड्रोम को बताता है, ताकि सुपीरियर वेना केवा मतलब वेनस जो आउटपुट है वो ब्रेन से निकल नहीं रहा, ब्रेन से निकल नहीं रहा मतलब ब्लॉकेज है, ब्लॉकेज है वेना केवा के अंदर कोई प्रॉब्लम ब्लॉकेज है, तो सारा जो ब्लड है ऊपर ही रह गया, ऊपर रह गया तो फेस के अंदर क्या आ गया, फेशियल एडिमा देखने को मिला आपको। दूसरा कैल्शियम का लेवल बढ़ा हुआ होना भी बताता है, तो मतलब हाइपर कैल्शियमिया, और जो सीरम लेवल है 12 mg विच शोज द पेशेंट इज इन हाइपर कैल्शियमिया, तो डेफिनेटली ये इट इज ऑल्सो ऑन्कोलॉजिकल इमरजेंसी। थर्ड बात करें वेट लॉस ऑफ 20 lb ना, वेट लॉस 20 पाउंड जो है 1 मंथ में वो सिग्निफिकेंट नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं सीरम सोडियम लेवल 136, तो 136 तो ठीक है, 135 से 145 सीरम सोडियम लेवल इज नॉर्मल। सीरम पोटेशियम लेवल ऑफ 3.4, सीरम पोटेशियम लेवल नहीं 3.4 ठीक है, उतना कम नहीं है। नमनेस एंड टिंगलिंग द लोअर एक्सट्रीमिटीज, तो नमनेस और टिंगलिंग अगर लोअर एक्सट्रीमिटी हो विच शो द स्पाइनल कॉर्ड सिंड्रोम, स्पाइनल कॉर्ड का कंप्रेशन सिंड्रोम, कि स्पाइनल कॉर्ड कहीं ना कहीं सस्पेक्टेड है कि कंप्रेस कर रही है, विच इज ऑल्सो है ऑन्कोलॉजिकल इमरजेंसी। तो आपने देखने को मिला इसका आंसर आएगा फर्स्ट जो बताता है एसवीसी को, सुपीरियर वेना केवा सिंड्रोम, सेकंड जो बताता है हाइपरकैल्शियमिया को, और जो 6th नंबर वो बताता है स्पाइनल कॉर्ड कंप्रेशन सिंड्रोम को। तो ये जो क्या है ऑन्कोलॉजिकल इमरजेंसी है, तो फर्स्ट, सेकंड और 6 जो है इसका आंसर हो जाएगा। तो आई होप गाइज यहाँ तक आपको समझ में आया हो, सारे क्वेश्चंस मैंने बहुत ही इजी वे में समझाए। अगर यहाँ तक आपको समझ में आया तो कमेंट सेक्शन बताओ कि मैं अगला वीडियो कब डालूं, मैं कोशिश करूंगा बहुत ही जल्दी डालूं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में बताना कि आप क्या देखना चाहते हो आगे, और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जाके मेरे चैनल सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच गाइज, मिलते हैं अगले वीडियो में।